नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो क्लास में हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको करंट अफेयर बोरिंग लगता है, याद नहीं होता और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो ये क्लास देखने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगेगा। पूरी क्लास के दौरान हम मानचित्र, तस्वीरों आदि के माध्यम से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो क्लास में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने का जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो लिया है। इसी प्रकार से आगे की जो क्लासेज रहेगी 3-4 क्लासेज, जिसमें हम राष्ट्रीय ले लेंगे, राजस्थान का ले लेंगे, पुरस्कार है, खेल परिदृश्य है, विज्ञान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, वो सब लेके और 6-7 क्लास में हम सप्ताह भर में जो है ये चैप्टर पूरा करेंगे, लगभग 3-4 महीने का। आप चाहे RS का एग्ज़ाम देने वाले हैं, EO RO है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, और कोई एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, करंट अफेयर जहाँ भी आपके काम आएगा वहाँ पे ये क्लास उपयोगी रहेगी। पहला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, इससे जुड़ी हुई वर्तमान की घटना। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसकी स्थापना हुई थी। 6 इसके प्रमुख अंग हैं। तो इस जो UNO है, इसका जो उत्तरी जो क्षेत्र है नॉर्थ जोन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण दिसंबर 2022 में किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में गांधी जी की प्रतिमा कहाँ लगाई गई, तो या फिर जैसे UNO में किस महापुरुष की प्रतिमा लगाई गई, तो गांधी जी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र, ये क्या होता है, हर साल इसका सम्मेलन होता है महासभा का। तो 77वां जो सम्मेलन था गत वाला सितंबर वाला, उसके अध्यक्ष कसावा कोरोची है, जो कि इस सत्र तक रहेंगे। फिर हर साल ये अध्यक्ष नया चुना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो इनकी उपस्थिति में भाई, एक तो ये थे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर थे, UNO के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ये भी याद रखना, महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। तो इन सब ने इस मूर्ति का अनावरण किया। मूर्ति भी अभी हम देखेंगे। इस मूर्ति का निर्माण किसने किया है, भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार है, पद्मश्री अवार्ड इनको मिला हुआ है, राम सुथार, याद रखना राम सुथार। बहुत सारी मूर्तियाँ इन्होंने बनाई है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरे ख्याल से आप आराम से आपको दिख रहा होगा। जैसे ये गांधी जी की प्रतिमा है और ये S जयशंकर है, और इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रहे, याद रहे कि ये UNO में लगाई गई है। ये खुद राम सुथार है, जिन्होंने गांधी जी की कोई और अन्य प्रतिमा बनाई है। बहुत सारी प्रतिमाएं ये बना चुके हैं। तो ये राम सुथार आपको याद रहे। अलग से इनका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा UNO के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में स्थापित हुआ। आप ये बताइए कमेंट करके कि UNO की स्थापना किस तारीख को हुई, UNO दिवस कब मनाया जाता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसमें 193 सदस्य वर्तमान में शामिल है। 6 इसके अंग है, जिसमें महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो क्लियर हुआ आपके UNO से संबंधित घटना क्या रही कि गांधी जी की प्रतिमा वहाँ लगाई गई है। प्रतिमा के निर्माणकर्ता का नाम याद रखना है और कहाँ लगाई गई है ध्यान रखना है। अब UNO से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। UNO का ये एक अंग है। इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें 5 सदस्य है, वो तो है स्थायी, जो जब ये स्थापना हुई तब से ही है। भाई अमेरिका सबसे शक्तिशाली, रूस 2 तो ये हो गए, एक चीन हो गया, ब्रिटेन और फ्रांस हो गया। 5 तो स्थायी है, परमानेंट है ये, ठीक है। अब स्थायी सदस्यों में भी भारत का नाम हो, ब्राज़ील का हो, जापान का हो, ऐसा कुछ भी अभी प्रयास चल रहा है, वो आगे की चीज़ें हैं। तो सुरक्षा परिषद क्या है, सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेना। एक इनके पास में वीटो पावर भी होता है, वीटो, कि एक ने मना कर दिया तो फिर वो प्रस्ताव पारित नहीं होता। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। तो 5 स्थायी सदस्य है और 10 होते हैं अस्थायी, जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो रोटेशन वाइज आता है, एशिया से, अफ्रीका से, इस प्रकार से अलग अलग, दक्षिणी अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका क्या वो दक्षिण अमेरिका से, ऐसे। तो हर 2 साल से रोटेशन से सदस्य अस्थायी चुने जाते हैं। तो 5 तो हो गए स्थायी और 10 हो गए अस्थायी। तो कुल इसमें 15 सदस्य हो गए। तो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस ये तो हो गए स्थायी। अब जो अस्थायी सदस्य है, इसमें अभी भारत भी था, ठीक है। भारत अब तक 8 बार, याद रखना, भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य जो है वो चुना जा चुका है, 8 बार। 8वां कार्यकाल अभी हाल ही में पूरा किया है, दिसंबर 2022 में। अब 1 जनवरी से नया कार्यकाल शुरू हो गया है दूसरे सदस्यों का।
तो ये 8वां वाला याद रखना। 1 जनवरी से 5 नए अस्थायी सदस्य बन गए हैं। इसमें होता क्या है, हर साल जैसे 1 जनवरी 2023 से 5 बन गए, अब अगले साल फिर 5 बन जाएंगे, इतने में अगले साल 23 से 25 में इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो फिर 5 नए बन जाएंगे। तो ऐसे करके हर साल 5-5 बनते हैं। तो वो राज्यसभा वाली बात है, उनका रोटेशन नंबर आता है, इतने में पहले वाले हट जाते हैं। तो 5 अभी नए बने हैं, इनका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। माल्टा, मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर और स्विट्जरलैंड। इसकी ट्रिक भी मैंने बनाई है, मामो जाई स्विट्जरलैंड, यानी आपने मामो जी है वो स्विट्जरलैंड जाएंगे, मतलब जाई, मारो ने बोला जाई, तो मामो, तो मा से माल्टा, मो से मोजाम्बिक, जाई मतलब जापान, इक्वाडोर, कहाँ जाएगा, स्विट्जरलैंड। तो आपको आराम से याद रह जाएंगे कि 5 जो अस्थायी सदस्य 1 जनवरी से बने हैं, ये 2 साल तक रहेंगे। तो इतने में तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो थोड़ा सा इस ट्रिक से आपको याद रखना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की अमेरिका यात्रा। अब आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो है युद्ध 1 साल से ज़्यादा हो गया चल रहा है, पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ा है। और आपको पता ही है कि ये जो युद्ध कहने के लिए तो यूक्रेन और रूस के बीच है, मगर अप्रत्यक्ष रूप से ये जो युद्ध है वो अमेरिका और रूस के बीच है, अमेरिका, नाटो, उसके सहयोगी देश और उनके बीच है। तो रूस और यूक्रेन के बीच 1 साल से ज़्यादा लंबे समय से युद्ध चल रहा है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, तो ये नाम भी याद रखना, ने अमेरिका की यात्रा की, और जबकि कुछ दिन पहले अमेरिका वाला यहाँ आके गया। तो साफ साफ दिख रहा है कि सपोर्ट तो है ही। नहीं तो रूस तो एक छोटा सा देश है, कहाँ इतने दिन तक, सॉरी रूस नाम आ गया यूक्रेन, इतने दिन तक कहाँ वो रूस से लड़ सकता था, नहीं लड़ सकता था ना। तो अमेरिका की यात्रा की और वहाँ की कांग्रेस को भी संबोधित किया। अमेरिका ने यूक्रेन को 1.85 अरब डॉलर की मदद और एक मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करने की भी घोषणा की है, ओपनली, खुला, ठीक है ना। तो अब आपको जो है ये फोटो आपको दिख रही होगी, ये तो है जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, ये है जेलेंस्की। कोई टाइम में जैसे ये कॉमेडी स्टार हुआ करते थे, जैसे अपने पंजाब के मुख्यमंत्री जैसे कॉमेडी सर्कस में रहे हुए हैं ना, तो वैसे ये भी टीवी सीरियल में, टीवी फिल्मों में कॉमेडियन, ऐसे इनकी हिस्ट्री में जो है पता चलता है। अब थोड़ा आपको अमेरिका का नक्शा भी आपको दिखाते हैं। अमेरिका अगर हम बात करें तो जैसे वैसे नॉर्मली अमेरिका नाम का मतलब तो हो गया महाद्वीप, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और वैसे इसका पूरा नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी राज्यों का संघ। तो वैसे हम नॉर्मली अमेरिका ही बोलते हैं सभी बोलचाल में। अमेरिका के ऊपर देश है कनाडा, जिसका तट जो है काफ़ी कटा फटा है, नीचे मेक्सिको है जो चांदी वगैरह उत्पादन के लिए जाना जाता है। और ये आप अमेरिका के राज्य देखो, 50 राज्य इसमें स्टेट है। देखो इनको एकदम सारों को जो है ना इन्होंने अपने हिसाब से एकदम चौकोर टाइप से इन्होंने जो है वो किया है, मतलब इसका सीमांकन किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अटलांटिक समुद्र है और ये पैसिफिक प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है, ये क्यूबा देश है। तो आपको थोड़ा ध्यान में रहे कि भाई ये जो अमेरिका है वो है। अब हम बात करते हैं अमेरिका की कुछ और। अमेरिका ने परमाणु संलयन, यानी एक तो होता है परमाणु विखंडन जिसमें परमाणुओं को तोड़ा जाता है और उससे ऊर्जा निकलती है, एक है परमाणु को जोड़ा जाए जैसा कि सूर्य के अंदर होता है, तारों के अंदर होता है। तो आधारित स्वच्छ ऊर्जा, तो इसमें भी क्या कोई कार्बन नहीं होता और स्वच्छ ऊर्जा होती है। तो परमाणु संलयन पर परमाणु संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने की घोषणा कर दी है। यह सूर्य में और अन्य तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसमें 2 हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं और भारी मात्रा में, विशाल मात्रा में ऊर्जा जो है वो उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा जो है शुद्ध ऊर्जा, कार्बन फ्री एनर्जी होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या ये परमाणु संलयन आधारित आपसे पूछा जाए किस देश ने जो है इसका कर लिया आविष्कार, तो वो है अमेरिका। अब बात आती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश का मैप देखने की आवश्यकता नहीं है, नाम लेते ही आपको याद आ ही जाता है कि जो कोई टाइम में पूर्वी पाकिस्तान था, 1971 में बांग्लादेश बन गया, उसकी बात चल रही है। तो बांग्लादेश ने अपनी पहली मेट्रो सेवा, अब देखो भारत में तो मेट्रो कब की आ गई, अब बांग्लादेश में अब शुरू हुई है, तो अपनी पहली मेट्रो सेवा शुरू कर दी है, ठीक है। और ये घटनाक्रम आपको पता ही है कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का है, ठीक है। यह मेट्रो सेवा जापान द्वारा वित्त पोषित है। मेट्रो के मामले में देखो जापान 1 नंबर पे टेक्नोलॉजी में,
भारत को भी जापान टेक्नोलॉजी के मामले में मदद कर रहा है। जो अहमदाबाद से मुंबई वाली जो हाई स्पीड ट्रेन है, जिसे बुलेट ट्रेन यानी गोले की तरह तेज़ चलने वाली ट्रेन नाम दिया गया है, तो उसमें भी जापानी है। ठीक है। और एक जाइका राजस्थान में भी है ना जापान वाली, जिसमें कि पर्यावरण संबंधी मदद देता है, वो भी जापानी देता है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान थे और वो बांग्लादेश के पिता माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। और उनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु जो हुई थी वो 15 अगस्त को हुई थी। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 अगस्त को कौन सा देश राष्ट्रीय शोक दिवस मनाता है, तो हम कई बार सोचते हैं कि पाकिस्तान मनाता होगा, तो ऐसा नहीं है, ये बांग्लादेश में ही जो है वो है। तो प्रधानमंत्री का नाम ध्यान रखें, मेट्रो सेवा शुरू हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक और हुआ है समझौता डीजल को लेकर, डीजल परिवहन, पाइप के अंदर से डीजल परिवहन भेजने का। तो इसे का नाम रखा गया मैत्री पाइपलाइन, याद रखें मैत्री। ठीक है, मैत्री भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया था और आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप स्वयं महत्वपूर्ण हैं कि भाई आप करंट अफेयर लेकर आइए। ये वाला जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का, तो इसको हमने लेकर आए हैं आपके लिए। हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन की लंबाई 130 किलोमीटर है, जो पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश की दिनाजपुर ज़िले तक जाएगा। तो अपने भारत में तो ये थोड़ा है, और ज़्यादा लंबाई इसकी 124 किलोमीटर बांग्लादेश में ही है। खर्चा भारत सरकार इसका वहन कर रही है। तो मैत्री पाइपलाइन आपसे पूछा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच में पाइपलाइन परिवहन का जो है वो समझौता है। बांग्लादेश में चीन की मदद से भी एक सबमरीन पनडुब्बी वे जो है स्थापित किया जा रहा है, ये भी वहाँ बांग्लादेश की घटना है। अब हम देखते हैं म्यांमार के बारे में। अपना पड़ोसी देश है म्यांमार, भारत की सीमा लगती है भारत की उसके। ठीक है, थोड़ा सा मैप भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मैप को आप जैसे जैसे देखेंगे ना तो ही आपकी समझ विकसित होती जाएगी। थोड़ा मैप पे आप नज़र डालिए। जैसे ये हो गया भारत, ये बांग्लादेश, ढाका राजधानी इसकी, ये भारत का हिस्सा है पूर्वोत्तर वाला, और ये है म्यांमार। तो अपने पूर्वोत्तर के जो राज्य है ना, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनकी सब की सीमा इसके लगती है। म्यांमार का पहले नाम था बर्मा। ठीक है, और अब शायद 1987 के आसपास 88 में इसका नाम म्यांमार ऑथेंटिक रूप से हुआ था। राजधानी यंगून है, और यहाँ पर जैसे बौद्ध मंदिर, पेगोड़ा वगैरह वो भी है। थोड़े पड़ोसी और देख लो, इधर इसके चाइना की बॉर्डर लगता है, इधर लाओस है, वियतनाम है, और ये थाईलैंड है। तो भारत के पड़ोस में देखो, जैसे म्यांमार टच हो गया, और थाईलैंड जस्ट अपना म्यांमार का पड़ोसी। इधर है कंबोडिया, ठीक है, और यहाँ पे वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, ये सब। साउथ चाइना सी, दक्षिण जो है चीन सागर। यहाँ पर चीन क्या है, अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो इस प्रभाव को कम करने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन के साथ में, अमेरिका के साथ में संगठन बनाया है आकस, तो वो चीज़ भी आएगी। तो ये चीन हो गया, ये चीन के नीचे दक्षिणी चीन सागर बोलते हैं इसको। यहाँ पर वो अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है। ये बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा आ गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपके ध्यान में रहे कि भाई ये जो म्यांमार है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक तो आंग सान सू की, आपने नाम सुना होगा, जो कि लोकतंत्र की समर्थक है, नोबेल पुरस्कार विजेता है। उसको जेल में कभी डाल दिया जाता है, कभी फ्री कर दिया जाता है। वर्तमान में म्यांमार में सैनिक शासन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत का पड़ोसी देश है, राजधानी है यांगून, 2021 से सैनिक शासन है, यहाँ के शासक जनरल मिन हांग ल्यांग है। तो जो भी हो आपको ध्यान में रखना है कि भाई सैनिक शासन है अपने पड़ोसी कौन से देश में, म्यांमार में। ठीक है, जबकि बांग्लादेश में लोकतंत्र है फिलहाल। विश्व के सबसे महंगे और सबसे सस्ते शहर, तो ये सूची जारी हुई है रिपोर्ट में, जिसमें सबसे महंगा शहर सिंगापुर देश भी है, सिंगापुर शहर भी है उसके अंदर का। सिंगापुर और न्यूयॉर्क दोनों ही विश्व के सबसे महंगे शहर संयुक्त रूप से एक नंबर पे दोनों। सबसे सस्ता शहर है जो सीरिया के अंदर है, दमिश्क, उसको माना गया है, 172वां स्थान है। ठीक है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में 161वां स्थान है बेंगलुरु का, भारत में, यानी भारत का सबसे महंगा शहर आपसे पूछ लें तो बेंगलुरु। हालांकि विश्व के हिसाब से देखें तो सबसे सस्ता 172वां है, इसका 161वां है। तो विश्व में तो कोई ज़्यादा महंगे में इसका कोई स्थान नहीं है। अच्छी बात है, ज़्यादा महंगाई किस काम की। तो क्लियर हुआ आपके, बेंगलुरु ध्यान रखना और सिंगापुर, न्यूयॉर्क, दमिश्क याद रखना। अब बात आ रही है दूरबीन की।
दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन। पहले एक हब्बल हुआ करती थी, अब एक और बड़ी दूरबीन जो है वो बनाई जा रही है। बहुत लंबे समय से कई देश मिलकर बना रहे हैं, 28-30 साल इसमें लग जाएंगे और अरबों रुपए खर्चा लगेगा, और इतना पावरफुल इसका लेंस होगा कि जो दूसरे ग्रह है और है उनको हो सकता है अच्छे क्लियरिटी से देखा जा सके, और वहाँ पे जीवन है कि नहीं उसको देखा जा सके। तो विश्व के कई देश मिलकर अब दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी दूरबीन बना रहे हैं। इसका नाम स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO रखा गया है। निर्माण में 30 वर्ष का समय लग गया, 2028 तक ये तैयार होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी चीन की, कि भाई चीन अब क्या हलचल कर रहा है। बांग्लादेश देख लिया, म्यांमार के बारे में देख लिया, ठीक है, अमेरिका के बारे में कुछ चीज़ें देख ली, यूक्रेन का देख लिया। अब हम चीन का देखते हैं कि चीन ने क्या क्या 2-4 महीनों में ऐसी कोई हलचल की है कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो चीन के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब की यात्रा की है, सऊदी अरब। ठीक है, चीन अरब शिखर सम्मेलन के तहत चीन ने, अमेरिका का मित्र देश है वैसे सऊदी अरब, और भारत भी यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल इतने साल लिया करता था। अब जो यूक्रेन रूस युद्ध है ना, उसके बाद में भारत में सबसे ज़्यादा तो तेल जो है, ऑयल पेट्रोल जो है वो कच्चा तेल, वो भारत अब किस देश से ले रहा है? रूस से। ठीक है, तो अब चीन ने इसके यहाँ यात्रा की है, तो थोड़ा अमेरिका को भी लग रहा है कि भाई क्या बात है, कहीं ये पलटी तो नहीं मारेगा ना, मतलब सऊदी अरब ऐसा नहीं कि चीन का दोस्त बन जाए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, सऊदी अरब के शासक किंग सलमान है, और चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है, और ये एक साम्यवादी पार्टी वाला नहीं, वहाँ पे एक ही पार्टी जो है वो है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अब आज एक बार में रिपोर्ट आई है कि अब भारत जो है ना कुछ ही दिनों में जनसंख्या के मामले में विश्व में 1 नंबर पर आने वाला है। चाइना में तो क्या जनसंख्या में गिरावट आई है, पहली बार गिरावट 8.5 लाख की दर्ज की गई है, और 141 अरब है। अब भारत में जो है वो हालांकि भले ही कम हो रही हो मगर उतनी नहीं हो रही है, तो उस हिसाब से अब देखो थोड़ा सा आप मैप भी देख लो कि चीन की क्या स्थिति है और सऊदी अरब की क्या स्थिति है। जैसे पुनः देखो, ये इंडिया वाला हिस्सा है, ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये अभी हमने म्यांमार के बारे में देखा था, ये म्यांमार है, और म्यांमार के ऊपर हमने चीन का भी देखा था, वियतनाम, ये दक्षिणी चीन सागर भी देखा था। अब ये देखो, ये दक्षिणी चीन सागर काफ़ी फैला हुआ है, और ये है चाइना जो कि येलो कलर में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चाइना जो है ये चाइना है इतना। अब इसमें ये ऊपर है मंगोलिया, जो कि इसके कोई समुद्र नहीं लगता, ये ऊपर रूस है, तो चीन और रूस के बीच में एक मंगोलिया देश पड़ता है। अब यहाँ पे चाइना में जैसे यहाँ के जो नाम है ना शहरों के, वो तो वैसे अजीब से ही है, तो कोई बोलने में मतलब नहीं है। बीजिंग ये इसकी राजधानी है, यहाँ पड़ती है बीजिंग, और इसमें नदियों में जैसे हवांगो है, यांग टिशी क्यांग है, वो नदियाँ हैं, यांग टी, ये यांग टिशी। अब यहाँ पे थोड़े पड़ोसी देश आप देख लो, ये चीन के नॉर्थ कोरिया इसका सपोर्ट करता है चीन, ये साउथ कोरिया इसका यूरोप सपोर्ट करता है, और ये प्रगतिशील है, और ये जैसे एक तरह से सैनिक शासन वाला है। और यहाँ पे फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, कई बार आप देखते हैं ना कि ताइवान को लेके कुछ चल रहा है और चल रहा है ऐसे। तो यहाँ आपके ये हो गया चाइना। तो थोड़ा सा मैप में पूरा क्लियर हो, दिमाग में क्लियर होना चाहिए मैप जो है वो। सऊदी अरब, अब सऊदी अरब को आप देख लो, जैसे कि चाइना का जो राष्ट्रपति वहाँ गया, तो भारत के पड़ोस देखो, ये है पाकिस्तान का हिस्सा, ठीक है, भारत के ये पाकिस्तान हो गया, ये अफ़गानिस्तान हो गया, और पाकिस्तान का पड़ोसी हो गया ईरान। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी का पड़ोसी है ईरान, ईरान का पड़ोसी है इराक, और ईरान के ठीक इधर जो है ये है सऊदी अरब जो रेड कलर में। इधर यमन है, ओमान है, UAE है, कतर है, कुवैत है, और ये सूडान है, इजिप्ट, मिस्र है, अभी मिस्र का भी हम देखेंगे। तो मिस्र जो है ये आ गया अफ्रीका महाद्वीप में, ये रेड सी, हालांकि है समुद्र ये नीला ही, पर नाम है इसका लाल सागर, ये है भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर, यहाँ पे ज़मीन थी, इसको नहर से जोड़ दिया, स्वेज नहर से, तो अब यूरोप से सीधी यात्रा ऐसे ही हो जाती है, इधर से भी होने लग गई। ठीक है, तो ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब राजधानी है इसकी जो रियाद। ठीक है, तो आपके ध्यान में रहें चीज़ें, ईरान, इराक, सऊदी अरब, इधर इसका मिस्र का पड़ोसी है, बीच में ये लाल सागर है, ठीक है, और इधर ये अरब वाला अरब सागर आ गया ऐसे, वो ऊपर भूमध्य सागर। तो अब यहाँ की यात्रा जो है वो की किसने?
ये चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, और ये क्या है, लगातार अब तीसरा कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। ठीक है, परंतु पहली बार चीन की जनसंख्या में यहाँ आ गया ना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो है वो देश है। अब हम आगे बात करें कि भाई पहली बार जो है चीन की जनसंख्या में गिरावट, 8.5 लाख की गिरावट दर्ज की गई है। यानी हर साल बढ़ते हैं मगर कम हो गए 8.5 लाख। तो जनसंख्या स्थिर नहीं हुई है बल्कि कम भी चीन की होने लगी है, क्योंकि वहाँ पे 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो चल रही है। उससे नुकसान भी हुआ है कि वहाँ पे अब बुजुर्ग ज़्यादा हो गए हैं, तो अब उस पॉलिसी को इन्होंने जो है वो ख़त्म भी करने की बात चल रही है। अब है चीन की वर्तमान जनसंख्या 141 करोड़। एक चीज़ और है, चीन ने हाइड्रोजन ट्रेन, इसको देखो मैंने रेड भी किया है, चीन ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, भाई डीजल से चलती है, इलेक्ट्रिक से चलती है, हाइड्रोजन तो और ही ज़्यादा स्वच्छ ईंधन है, तो इससे चलने वाली ट्रेन भी कर दी है लॉन्च। तो ये एशिया की पहली है, क्योंकि एशिया में चीन ने की है, एशिया भारत ने नहीं की, रूस ने नहीं की, जापान ने नहीं की, इसलिए जो एशिया में पहले करने वाला चीन है। जबकि विश्व की बात करें तो जर्मनी ऐसा पहले कर चुका है, और ये हमने करंट अफेयर में पढ़ा भी था पहले। तो जर्मनी अगस्त में ही लॉन्च कर चुका है 14 ट्रेनें एक साथ ही। तो विश्व में पहले जर्मनी और एशिया में पहले, अब हम बात करें जर्मनी के बाद में चीन। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन से ये चलेगी। ये देखो थोड़ी तस्वीर भी दिखाई है, हालांकि यहाँ से तो कोई पता नहीं चलता कि भाई हाइड्रोजन से चलेगी किससे चलेगी। और चाइना प्रभाव, ये एक रिपोर्ट जो है जारी की है ताइवान की एक संस्था। ताइवान अभी हमने देखा नक्शे में चाइना के ठीक नीचे छोटा सा देश है। तो उसके अनुसार कि भाई विश्व के कई देशों पर चीन का प्रभाव है। कैसे, या तो उसने किसी को ऋण दे रखा है, या कोई वहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है, या उसका कोई और राजनीतिक प्रभाव है। तो उन देशों में सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर चीन का किसी देश पर है तो वो तो है पाकिस्तान पर। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो उसका कोई सैटेलाइट है एक तरह से। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पाकिस्तान पर रहा है। और पाकिस्तान की वर्तमान में स्थिति आपको पता ही है, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है कि वो जो है एक तरह से वहाँ अव्यवस्था फैली हुई है। जैव विविधता सम्मेलन की बात करें, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, यानी विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा की जाए, पर्यावरण की रक्षा की जाए, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। तो ये जो है COP 15 इसका नाम है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP बोलते हैं इसको, COP 15। तो इसका आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, COP 15 कहाँ, मॉन्ट्रियल। तो COP 15, COP मॉन्ट्रियल, तो कोमा ऐसे याद रख लेना, कोमा लगाते हैं ना ऐसे, कोमा। ठीक है, यानी जैव विविधता कोमा कहाँ पे, मॉन्ट्रियल का कनाडा में। हालांकि इसका आयोजन तो होना था चीन में, मगर आपने भी पढ़ा होगा चीन में पुनः कोरोना के कुछ केसेज आए थे पिछले 3-4 महीने पहले, तो इस वजह से चीन के कुनमिंग में होना था, तो कुनमिंग से कैंसिल करके और कनाडा में आयोजित किया गया। पृथ्वी सम्मेलन की बात करें जैव विविधता की, तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसमें सबसे प्रसिद्ध रहा। वहाँ से जो है ये इसको लेकर कई दिशा निर्देश समय समय पर जारी हुए हैं, और जैव विविधता संरक्षण और उसके घटकों का जो है सतत उपयोग और न्याय संगत बंटवारा चाहता है कि भी जैव विविधता का संरक्षण हो, इसके जो घटक है उसका जो है सतत उपयोग हो, यानी ऐसा उपयोग कि आने वाली पीढ़ियों के भी काम आए, और न्याय संगत बंटवारा कि अमीर देश गरीब देश उस हिसाब से जो है इसको काम मिले। अब हम बात करते हैं मिस्र देश की। अब मिस्र का नाम लेते आपके दिमाग में आएगा कि अभी हमने सऊदी अरब का देखा, सऊदी अरब के इस साइड में जो है मिस्र देश था जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है वैसे उत्तर की ओर। ठीक है, तो मिस्र के बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पे आप इसका मैप भी देख पा रहे हैं और मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिख रहा होगा। जैसे ये सऊदी अरब है, ये लाल सागर है, ये तो आ गया जैसे एशिया महाद्वीप में अरब क्षेत्र आ गया, अरब कंट्रीज, और ये आ गया अफ्रीका। हालांकि पूरी तरह से इसके चारों ओर जल नहीं है, थोड़ा सा यहाँ जुड़ा हुआ है ये अरब कंट्रीज से सीधा भूमि से, मगर फिर वो स्वेज नहर मिस्र से निकल गई तो फिर ये यहाँ पे एक तरह से ये जो पानी था भूमध्य सागर का, ये और ये लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, भूला आप भूलना मत, भूलना नहीं है। क्या है, स्वेज नहर जो है उसमें कौन से दो समुद्रों को जो है वो मिलाया गया है, तो ये दोनों को मिलाकर बनाया है। यानी पहले यहाँ से
जो यूरोप के लोगों को आना होता तो ऐसे घूम के आते थे बाहर से, ऐसे बहुत लंबा पड़ता था। अब क्या है, वो सीधे इधर से जो है वो जहाज आ जाते, बहुत शॉर्ट हो गया जैसे यात्रा। तो ये इजिप्ट भी बोलते हैं इसको, इजिप्ट या मिस्र, इजिप्ट या मिस्र। नील नदी विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है और ये इधर आके भूमध्य सागर में गिरती है। आप सोचेंगे इसे ऊपर कैसे जा रही है, ऐसा नहीं है, वहाँ ज़मीन की ढाल उधर है, ये तो मैप के हिसाब से है क्योंकि उत्तर ऊपर होता है उस हिसाब से। आसवान बांध पूछा जा सकता है आपसे किस नदी पर है, तो नील नदी के ऊपर है। नील नदी का वरदान मिस्र है, पिरामिडों का देश मिस्र है। तो ये चीज़ें सब आपको ध्यान में रखनी है। जॉर्डन, इज़राइल, इज़राइल का भी आएगा, छोटा सा देश है यहाँ पे इज़राइल, छोटा सा देश। और जॉर्डन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये सऊदी अरब भाई बड़े वाला ये, तो ये चीज़ें भी अभी हम आगे देखेंगे, इसको इज़राइल का भी विस्तार से देखेंगे। तो ये जो मिस्र है, ये इसके राष्ट्रपति हैं मिस्र के, और ये मोदी जी हैं। अब ये कहाँ मिले, ये भारत आए थे जनवरी में, और अपने इस बार अतिथि जनवरी में यही बने। पिछले साल और उससे पिछले साल यानी कि 21 में नहीं, 22 और 21 में कोई अतिथि नहीं आए क्योंकि कोरोना की वजह से, ठीक है। तो ये कौन है, ये है मिस्र के जो राष्ट्रपति है, उनका नाम है अब्देल फतह अल सीसी, ठीक है, अब्देल फतह अल सीसी। अब बहुत इजीली याद रहेगा। सीसी आप जानते हैं, कोई शीशी वगैरह लेते हैं, कोई दवाई वगैरह की आती है ना शीशी, खाली शीशी, उसमें मिस्री डाल दी, मिस्री डाल दी शीशी में, मिस्र सीसी, याद रह जाएगा आपको बस। तो सीसी कौन है, मिस्र के राष्ट्रपति है, और 26 जनवरी को यहाँ पे आए। तो राजधानी मिस्र की कायरा, पिरामिडों का देश, नील नदी का वरदान। सीसी भारत की यात्रा पर 24 से 26 जनवरी तक रहे। अमेजन नदी जो है ना, वो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है बहाव के आधार पे, और लंबाई के आधार पे नील है। भारत और मिस्र के बीच कुछ समझौते हुए, जैसे साइबर सुरक्षा है, संस्कृति को लेकर है, सूचना प्रौद्योगिकी है, युवा कार्य है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, प्रसारण संबंधी है, तो ऐसे कुछ समझौते रहे। तो मेन बात आपको याद रखनी है कि 26 जनवरी पर भारत में इस बार अतिथि कौन थे, बाहर से विदेशी अतिथि, तो सीसी मिस्र के राष्ट्रपति। अब बात करते हैं इजराइल की। तो अभी हमने इजराइल वहाँ देखा ऊपर वाले नक्शे में छोटा सा, और यहाँ पे इजराइल को जूम करके जो है वो दिखाया गया है। पहले आप इजराइल को ही देख लो। आप न्यूज़ वगैरह में पढ़ते रहते हैं ना, गाजा पट्टी पे ये हो गया, हमला हो गया, ऐसे वैसे मिसाइल से दागी गई, फलाना फलाना। तो ये वही भूमध्य सागर है, और ये अफ्रीका है, अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा है मिस्र, और ये जो है वो अरब कंट्रीज़ वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर ही एक छोटा सा देश है इजराइल। यहाँ पे इसको इतना जूम कर दिया कि आपको बड़ा लग रहा है, वहाँ पे आपको पिछले मैप में छोटा लग रहा था। तो इजराइल जो है ना, ये इजराइल है, राजधानी इसकी जेरूसलम है, यरूशलेम या जेरूसलम, जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म जो है वो हुआ। और यहाँ ये वाला हिस्सा, ये इधर जॉर्डन है देश, ये सीरिया है, और ये वेस्ट बैंक, इस क्षेत्र को बोलते हैं वेस्ट बैंक। ये यानी फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन का क्षेत्र है ये वाला। और ये कुछ गाजा पट्टी बोलते हैं इसको, गाजा ट्रिप, तो इसको लेकर भी कई बार जो इनमें चलता रहता है। तो मिस्र यानी इजराइल जो है वो एक तरह से सऊदी अरब और मिस्र के बीच में पड़ता है, ऐसे छोटा सा देश है, ठीक है। जॉर्डन भी उसका पड़ोसी है, तो ऐसे। तो इजराइल जो है ना, देश छोटा सा है, मगर टेक्नोलॉजी के मामले में दोस्तों बहुत आगे हैं। यहाँ की विमान शायद वो हरक्यूलिस ही था, भारत ने खरीदा। तकनीक के मामले में बहुत आगे हैं। कृषि के मामले में जैसे बूंद बूंद सिंचाई है, कई और चीज़ें हैं, एक वो जेट्रोफा है, तो इजराइल से पौधे लाए जाते हैं, कभी कोई तकनीक लाई जाती है। तो तकनीक के मामले में बहुत जो है वो ये आगे हैं, फॉरवर्ड है। तो इसकी राजधानी जो है दोस्तों वो है जेरूसलम। ये एक छोटा सा देश है जो तकनीक में बहुत प्रगतिशील है। संसद का नाम नेशेट है, याद रखना, संसद का नाम नेशेट। इसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल की संसद एक ऐसा कानून बना रही है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संसद के द्वारा बने हुए कानून को चुनौती नहीं दे सकता। तो ये होने से तो बड़ा नुकसान हो जाएगा फिर, यानी संसदीय सर्वोपरि हो जाएगी। तो इसलिए लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कानून कौन सा देश ला रहा है, तो इजराइल। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है, ठीक है। और पेगासस आपने नाम सुना होगा कि वो एक मोबाइल में सॉफ्टवेयर है जिससे जासूसी हो जाती है, तो वो इजराइल से ही लिया हुआ जो है वो था। इसको लेकर भी कुछ विवाद रहा था। अब बात करते हैं रूस की,
ठीक है, थोड़ी सी तो चर्चा हो गई थी यूक्रेन वाले युद्ध में। क्लास आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है क्या, समझ में आ रहा है क्या? हालांकि वीडियो बड़ा हो सकता है, घंटे भर का हो सकता है, मगर 4 महीने का करंट अफेयर हम एकदम अच्छे से पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर एक बार आपने इसको और देख लिया तो आप इसको साल भर तो आप आराम से भूलोगे नहीं। और इसकी PDF जो है वो भी मैं यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। यस गुरु डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ PDF बटन में अवेलेबल करवा देंगे। राजधानी इसकी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। 1991 से पहले ये USSR यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया था, फिर इसके टुकड़े हो गए, केवल रूस बचा है। वर्तमान में भारत जो है ना रूस का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला है, मतलब खरीदार है। तेल भी सबसे ज़्यादा भारत रूस से खरीद रहा है, हथियार भी सबसे ज़्यादा रूस से खरीद रहा है भारत। 20% हथियार खरीदे हैं अकेले ने। अब बात आती है जापान की। जापान को भी आप नक्शे में देख लो, जिससे क्या है ये आपको अच्छे से चीज़ें याद रहें आपको, ठीक है। मैप मेरे ख्याल से अब तक आपको एकदम क्लियर इतना जूम जो है वो दिख रहा होगा। देखो ये चीन, पुनः चीन, ये मंगोलिया, ठीक है। उस चीज़ को वापस रिकॉल करो, ये रूस, इधर भारत है, और नीचे उधर वो है ही वो म्यांमार और वो वियतनाम वगैरह, वो कंबोडिया। अब ये वो दक्षिण चीन सागर था, समुद्र, तो ये बीजिंग राजधानी। अब चीन के इधर ये रूस है यहाँ तक, और व्लादिवोस्टोक के रूस के हो गए। ये कोरिया, नॉर्थ कोरिया, राजधानी है प्योंगयांग। ये साउथ कोरिया, राजधानी है सियोल, ठीक है। प्योंगयांग यानी पहले कोरिया एक ही था, शायद 1949 के आसपास इस इनमें युद्ध हुआ और ये 2 हो गए। तो उत्तरी कोरिया प्योंगयांग, दक्षिणी कोरिया सियोल, ठीक है। तो इसका समर्थन जो है वो चीन करता है, इसको सपोर्ट चीन से मिल रहा है, और इसको सपोर्ट अमेरिका और अन्य देशों से मिलता है। अब है ये जापान, हम तो बात कर रहे हैं जापान की। तो ये जापान जो है ना, देखिए अब आप इस प्रकार से, अब ऐसे छोटा लगता है ना, अलग से देखते हैं इसको, और यहाँ इसको देख रहे हैं तो बड़ा लग रहा है। ये जापान में मुख्यतः 4 बड़े द्वीप है, उनसे ये बना हुआ है। इसमें एक तो है क्यूशू, एक है शिकोकू, कीसू, शिकोकू, होन्शू, तीसरा और चौथा है होकोइडा, ठीक है। होकोइडा, होकोइडा ऐसे ध्यान देना, मतलब होकड़ा, आपने मारवाड़ी में बच्चों को उठाते हैं और होकड़ो आज ही खा जा लो होकड़ा, तो ऐसे होकोइडो। तो देखो क्यूशू, शिकोकू, शिकाकाई लगाते हैं ना वो शिकाकाई, शिकोकाई, तो क्यूशू, शिकोकू, होन्शू और होकोइडा, ये 4 तो इसके हो गए द्वीप, बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। टोक्यो इसकी राजधानी है। जापान तकनीक के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, संस्कारों के मामले में, संस्कृति के मामले में बहुत सारी चीज़ों में आगे है, फॉरवर्ड है। यहाँ के लोगों की आयु भी बहुत होती है, यहाँ की चीज़ों पर भरोसा ज़्यादा होता है, टेक्नोलॉजी के मामले में विश्वास करते हैं लोग, मेहनती जो है काफ़ी है। तो जापान की एक अलग कल्चर है, इसकी अलग एक छाप है। तो अब जापान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मैप आपने देख लिया, अब मेरे ख्याल से आपके जापान भी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि ये है। अच्छा, तो इसे सूर्योदय का देश कहते हैं, प्राचीन नाम निप्पन है, 4 प्रमुख इसमें द्वीप है। पुनः देख लो क्यूशू, होन्शू, होकोइडा और शिकोकू, ठीक है। और जापान के प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, ये याद रखना आपको, फूमियो, जैसे रोमियो, भूमियो वैसे होता है ना, तो वैसे फूमियो किशिदा, जो कि 20 मार्च 2023 को भारतीय यात्रा पर आए, तो ये याद रखना आपको। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है इस बार। G20 क्या है? 20 विश्व की जो प्रमुख बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो उनका समूह है, और जापान G7 जो 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, उन 20 में से भी जो टॉप 7 है, क्योंकि रूस पहले था 8 में, रूस को हटा दिया तो G7, तो जापान G7 की कर रहा है, भारत G20 की कर रहा है। भारत और जापान वर्ष 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहा है। वैसे 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी याद रखना, मिलेट का मतलब मोटा अनाज, ठीक है। तो क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी भेजना, और उसके अलावा जैसे चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब वाला नहीं कर रखा है तो वो भी कर लेना कि वीडियो का पता लगता रहे, ठीक है। तो इसकी थीम रखी है कनेक्टिंग हिमालय विथ माउंट फ्यूजी। माउंट फ्यूजी जो है, फ्यूजी जैसे अपने हिमालय है, वहाँ पे जापान में पर्वत है, और फ्यूजी का आप याद रखना, जैसे कई बार बल्ब फ्यूज हो जाता है, और कई बार उसमें तार है ना, ऐसे पहले तार वाले बल्ब, आजकल तो LED शेफल आ गए, तो कई बार उसको थोड़ा शेड करके लगाते तो वापस जल जाता, तो फ्यूज है, वापस जल गया, फ्यूज है। तो इसका मतलब इसको कैसे याद रखना है कि ये जो वहाँ पे जो है ना पर्वत,
ये ज्वालामुखी भी है और ये सुसुप्त है, मतलब कब जल जाए कब जग जाए कोई भरोसा नहीं। तो ऐसे आप थोड़ा याद रख सकते हो ज्वालामुखी में भी। तो भारत जापान टूरिज्म वर्ष मना रहे हैं और थीम ये है। दोनों देशों ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड जो बुलेट ट्रेन है शुरुआत में हम चर्चा की, उस परियोजना में भी इन्होंने चर्चा की। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। थोड़ी सी चर्चा हमने पहले की थी चाइना को लेकर, दक्षिण चीन सागर को लेकर। अब पुनः हम देखते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को देखो आप, अब इसके अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपको पता है, जब आप ग्लोब वगैरह देखते हो तो एकदम आपको नीचे की तरफ लगता है कि ऑस्ट्रेलिया तो एकदम नीचे है होगा, है ना, क्योंकि ये तो दक्षिणी जो देश जो है ना अक्षांश उधर पड़ता है। ये थोड़ी सी इसमें नज़र डाल लो, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर भी इसके टच होता है, ठीक है। और पर्थ इसका एक प्रमुख शहर है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थर्न टेरिटोरी ये इसमें नाम दे रखे हैं। यहाँ पर भी अंग्रेज़ों का राज रहा है दोस्तों, ब्रिटेन का राज रहा है। साउथ ऑस्ट्रेलिया ये इसी के मतलब हिस्से ऐसे नॉर्मल कर रखे हैं। ब्रिस्बेन, सिडनी, सिडनी में शायद एक बार ओलंपिक भी हुए थे ना। न्यू साउथ वेल्स, मेलबर्न, कैनबरा। अब आप बताओ राजधानी कौन सी है इसकी? सिडनी है, कैनबरा है, मेलबर्न है या फिर ये पर्थ है? कमेंट करके बताओ, कमेंट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी ये इसके यहाँ पे पर्वतमाला है, ठीक है। और कालगुरली, कालूगार्डी ऐसी यहाँ सोने की खाने हैं। यहाँ पे जैसे ठंड भी पड़ती है तो जो भेड़ें हैं, भेड़ पालन का काम भी ज़्यादा होता है। ऊन के मामले में भी मेरिनो नाम सुना ना, मेरिनो भेड़ जो है वो यहाँ की प्रसिद्ध रही है ऊन वगैरह के मामले में। गिब्सन का रेगिस्तान, गिब्सन, ठीक है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तो ये सारे इसी में है। राजधानी की बात करें तो ये जो कैनबरा है ना दोस्तों, कैनबरा से कैमरा नाम है ना, कैनबरा, तो ये इसकी राजधानी है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है इन पिछले 3-4 महीनों में क्या हलचल इसने की है, जहाँ से कोई क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बन जाए। तो प्रधानमंत्री इसके एंथोनी अल्बानीज। एंथनी नाम आपका सुना हुआ है, अकबर अमर एंथनी फिल्म भी थी अमिताभ बच्चन और उनकी, तो एंथनी अल्बानीज। राजधानी कैनबरा है। एंथोनी 4 दिवसीय भारत यात्रा पर मार्च में आए। जापान के प्रधानमंत्री आए, मिस्र के आए, ऑस्ट्रेलिया के भी आए। यह देश AUKUS का सदस्य भी है। ये AUKUS क्या है? AUKUS, बहुत सिंपल है। ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, US यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका, इन तीनों देशों का जो एक संगठन बना है नया चीन को घेरने के लिए, तो वो है AUKUS, ठीक है। अब हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करते हैं। जैसे अलग अलग रिपोर्ट जारी होती है ना संस्थाओं के द्वारा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच ने जारी की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है, यानी वह विश्व आर्थिक मंच ने कहा है कि आने वाले जो 2 वर्ष हैं वो जोखिम भरे हैं जलवायु को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर। प्राकृतिक आपदाएं, घटनाएं कुछ हो सकती है। ग्लोबल फायर पावर है ना, तो सेना का पावर। इस सूचकांक की बात करें कि भाई सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सेना किस देश की है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार 1 नंबर है अमेरिका, 2 नंबर है रूस, 3 नंबर है चीन और चौथा है भारत। तो ये वैसे गर्व की बात है देखो कि भारत अब जो है इतने सारे देशों में भी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आप जानते हैं ना, जैसे कि भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कोई व्यक्ति ने कोई साहित्य लिखा, कोई आविष्कार किया, कोई अपना खुद का कुछ खोजा किया, तो इसे IP इंडेक्स है। इसमें कुल 55 देशों की सूची में अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत का 42वां स्थान है। एक है भी विश्व की जो लोकप्रिय नेता, तो मॉर्निंग कंसल्ट वेबसाइट है, इसके अनुसार सबसे लोकप्रिय नेता अपने मोदी जी हैं मित्रों। तो यहाँ पे ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री। जो अमेरिका के हैं वो तो 7वें 8वें नंबर पे हैं, 2 नंबर में शायद मेक्सिको के हैं, तो 1 नंबर पे मोदी जी। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कि भाई भ्रष्टाचार के मामले में अपनी क्या स्थिति है। अब क्या कहें, कहते हुए शर्मिंदगी होती है कि RPC जैसी प्रतिष्ठित संस्थान के जो सदस्य है, जो कि एक कितनी बड़ी पोस्ट है, एक संवैधानिक पोस्ट होती है दोस्तों,
वहाँ की लिप्तता का जब आज अखबार में पढ़ा तो वाकई जैसे ये मान लो कि हृदय टूट सा गया कि अगर रक्षक की भक्षक बनने लग जाए, बैंक का मान लो जो मुखिया है, प्रबंधक है, वही अगर आपके खाते से पैसे निकालने लग जाए तो फिर रक्षा कौन करेगा। तो वही बात हो गई। इस पर हम अलग से एक चर्चा करेंगे क्योंकि अभी फिर भाव जो है ना अलग हो जाएंगे, इमोशंस। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की हम बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, उस रिपोर्ट जारी करती है। ये याद रखना 180 देशों में सबसे कम 1 नंबर पर है डेनमार्क, याद रखना डेनमार्क है। इसके किसी प्रकार का कोई मारक, कोई चिन्ह, कोई धब्बा नहीं है, डेनमार्क, ठीक है। और सबसे अधिक भ्रष्ट देश है सोमालिया, अफ्रीकी देश है सोमालिया, मतलब 100% मालिन को चाहिए, ऐसे ट्रिक से याद रख लेना, सोमालिया, ठीक है। और डेनमार्क, भारत का स्कोर 85वां है, ये भी पूछा जाता है कई बार, 85। चीन का स्थान 65वां। चीन का मैंने क्यों लिखा कि कई बार हम ऐसे पढ़ते हैं ना कि चीन में बहुत कठोर सज़ा दी जाती है अगर मिलावट हो और हो, एक पार्टी का राज है, वहाँ पे मीडिया पर भी थोड़ा कुछ प्रतिबंध है, फिर भी चीन का स्थान देखो इस रिपोर्ट के अनुसार तो कोई ज़्यादा शानदार नहीं है ना। अब हम देखते हैं लोकतंत्र की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार लिबरल डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भी एक उदार है, एक चुनी हुई सरकार है, तो इसके मामले में भी पहला स्थान डेनमार्क का है, यानी डेनमार्क लोकतंत्र में फर्स्ट, भ्रष्टाचार शून्य में भी फर्स्ट, ठीक है। भारत का स्थान 108वां और 108वां और 96वां रहा है, ठीक है। अब है प्रसन्नता रिपोर्ट। देखो प्रसन्नता, हैप्पीनेस, यानी हमारे पास केवल चीज़ें होने से खुशी नहीं आती, खुशी, स्वास्थ्य, ठीक है, कुछ जीवन स्तर नॉर्मली, तो कुछ मानक है उनके आधार पे जो है वो खुशी तय की जाती है। तो एक बार आप मुस्कुरा सकते हैं प्रसन्नता रिपोर्ट की अगर बात आई है तो, एक सच्ची मुस्कान जो आपके चेहरे पे आनी चाहिए। तो इस रिपोर्ट में पहला स्थान फिनलैंड का है। भ्रष्टाचार वाले में 0 में तो डेनमार्क है, यहाँ फिनलैंड है, ये भी याद रह जाएगा ट्रिक। फन, देखो फिन जो है ना, फिन को फन से याद रखो, फन तो फन यानी खुशी, मजाक, फन, तो फिनलैंड फन, ठीक है। और फिनलैंड लगातार 6ठी बार। भारत का स्थान 126वां है, भ्रष्टाचार वाले में तो 85वां और यहाँ पे 126वां। ये दो आपको संख्या याद रखनी है, 85 और 126, ठीक है ना, याद रखें। अब बात करते हैं मालदीव की। मालदीव एक छोटा सा अपना पड़ोसी देश है, पड़ोसी समुद्री पड़ोसी, श्रीलंका ना उसकी ठीक थोड़ा पीछे की ओर मालदीव, राजधानी इसकी माले, ठीक है। तो माले है और दक्षेस का सदस्य भी है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है ना जो सार्क, उसका म्यांमार नहीं है, याद रखना म्यांमार नहीं है, मालदीव है उसका सदस्य, ठीक है। तो भारत ने एक नई नीति अपना रखी है, पड़ोसी पहले, कि भाई कोई भी योजना है और है तो पड़ोसी को भी फायदा मिले। तो मालदीव को खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $4 करोड़ की सुविधा प्रदान की है। भारत सरकार ने वैसे फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान चला रखे हैं, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा दिखाते हैं कि भाई ये मालदीव है कहाँ। तो ये देखिए इंडिया है, ये अपना इधर अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई, संयुक्त रूप से इसको हिंद महासागर कहते हैं, एम आकृति का है, देखिए हिंद महासागर। और इधर ये ऑस्ट्रेलिया उस साइड रह गया, ठीक है। ये हाँ, ये इधर देखिए जैसे श्रीलंका, और ये माले, ये मालदीव है। यहाँ पे ये छोटे छोटे से द्वीप से हैं, ऐसे टुकड़ों में बिखरा हुआ है, और ये मालदीव को अलग से दिखाया गया है। ये श्रीलंका है, ये मालदीव है, ये लक्षद्वीप है। तो मालदीव को भारत ने क्या किया है, खेल के मामले में कुछ विकास करने के लिए पैसे दिए हैं, ठीक है। अब और बात करते हैं G20, 20 ग्रुप 20 विश्व की प्रमुख 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, भारत इसका सदस्य है और इस बार भारत इसका अध्यक्ष भी है 1 साल से, दिसंबर 22 से नवंबर 2023। तो भारत ने एक नया नवाचार किया इसमें कि इसकी जो अलग अलग टीमें हैं ना, उनको अलग अलग शहरों में उनकी बैठकें होती है। तो इससे क्या है कि एक तो शहरों के बारे में वो लोग जानेंगे, विदेशों तक बात पहुंचेगी, और शहरों का भी विकास होगा पर्यटन के क्षेत्र में और में हर चीज़ में। तो इसलिए भारत के विभिन्न शहरों में इसके समूह की बैठक आयोजित हो रही है। 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित होगी। उदयपुर में भी हुई। भारत की अध्यक्षता में 11 सहभागी समूहों के साथ व्यापक विचार विमर्श किए जाएंगे। इसके 11 समूह बनाए गए हैं। इन समूहों में जैसे बिजनेस 20, सिविल 20 मतलब जी ग्रुप है ना 20, स्टार्टअप 20, विज्ञान 20, श्रम 20, इसके नाम रखे हैं टॉपिक्स के, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
स्टार्टअप, वुमन महिला, अर्बन, युवा यूथ और थिंक। तो ये ऐसे समूह बनाए हैं और उनकी फिर जो है व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। इन सभी को 20 के नाम से संबोधित किया गया है। तो हमने पढ़ा G20 के बारे में। अब हम देख रहे हैं जैसे त्रिपक्षीय सहयोग समझौता। त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्षों के बीच में, ठीक है। तो किन किन के बीच में? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ठीक है। इन्होंने एक समझौता किया है रक्षा, परमाणु और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में। तीनों देश इस गठजोड़ को त्रिपक्षीय सहयोग नाम दिया है। त्रिपक्षीय सहयोग पहल। 3 पक्ष हो गए, भारत, फ्रांस और UAE, ठीक है। तो दिसंबर 1971 में संयुक्त अरब अमीरात क्या है? पहले ये देखते हैं कि UAE क्या है, ठीक है। मतलब क्या तो क्या देश है, मगर किस टाइप से इसका जो है वो। सऊदी अरब के बारे में हमने थोड़ा देखा था अभी मैप में, और ओमान इधर था, ये ईरान ऊपर है, ठीक है। इधर ये कतर है, ये पर्शियन अरबियन गल्फ, ठीक है। फारस की खाड़ी बोलते हैं, ईरान के नीचे है ना फारस की खाड़ी, पर्शियन अरबियन गल्फ। ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE। ये ऐसे जो है 6 यानी 7 अमीरात, अरब अमीरात उनका समूह है, इसलिए संयुक्त अरब अमीरात इसको बोलते हैं। और इसकी राजधानी है आबू धाबी, ठीक है। सऊदी अरब के ऊपर की ओर पड़ता है ये देश। तो UAE जो है, तो 1971 में इसमें 6 अमीरात थी और फिर एक 7वीं और जोड़ दी, तो कुल 7 अमीरात है इसमें। जैसे आबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन, फुजेरा है। और 7वां अमीरात है रास अल खेमा है 72 में। राजधानी आबू धाबी है और 7 अमीरात में सबसे बड़ा है आबू धाबी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा ध्यान में रहे कि भाई केवल पढ़ लिया जैसे मान लो UAE के बारे में, पर उसकी डिटेल भी तो देखें। तो अभी क्या है, UAE और फ्रांस और भारत तीनों ने एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। जबकि चीन ने यहाँ किस देश की यात्रा की थी? सऊदी अरब की। प्रिंस सलमान से आए मिलने, याद होगा आपको, अभी हमने पढ़ा। AUKUS ऑस्ट्रेलिया, UK और US का 3 देशों का समूह है, चीन को घेरने के लिए बना है। और तीनों देशों ने हाल मिलने में एक समझौता किया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया को वर्ष 2030 तक अमेरिका वर्जीनिया क्लास की परमाणु संचालित पनडुब्बियां देगा। यानी अमेरिका अपनी जो ताकतवर पनडुब्बियां हथियार है ना, वो ऑस्ट्रेलिया को देगा। और वो अमेरिका और ब्रिटेन कुछ उसको खुफिया जानकारी और तकनीक भी देंगे कि भाई तुम खुद बना, शक्तिशाली बन। और ऑस्ट्रेलिया को कह रहे हैं कि चीन से कल को लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि चीन दक्षिणी चीन सागर में प्रभाव बढ़ा रहा है। तो अमेरिका और ब्रिटेन को भी वहाँ एक दोस्त की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से इनका जो है एक AUKUS समझौता जो है बना है। पनडुब्बी निर्माण में सहायता करेंगे, खुफिया जानकारी साझा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बानी है, अभी हमने पढ़ा था एंथनी भारत आकर गए। और प्रधानमंत्री ब्रिटेन के हैं ऋषि सुनक, भारतीय मूल के। देखो आज क्या वापस टाइम आया है भारत का। कोई टाइम में ब्रिटेन ने भारत पर राज किया, आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतीय मूल का है। ये तीनों हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये का मुकाबला करने के लिए कार्य बना रहे हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा वन लाइनर, सीधे सीधे प्रश्नों के रूप में फैक्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बोर नहीं हुए होंगे। बोर नहीं हुए हैं तो लाइक करके मुझे फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट करके दे सकते हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन या ना एजुकेशनल साइंटिफिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 24 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसे समर्पित किया? तो अफगान बालिकाओं और महिलाओं को। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल। भारत ने किस कैरिबियाई देश को, कैरिबियाई देश का मतलब जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो 6 देश पड़ते हैं ना, उस कैरिबियाई समूह बोलते हैं, को 12,500 पेंटावेलेट टिक्का, जैसे वो DPT वाले, डिप्थीरिया, पर्टूसिस वगैरह, वो टिक्के दान में दिए भारत ने। किस देश को दिए? क्यूबा को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सरकार किस भारतीय भाषा को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर रही है? पंजाबी को, ठीक है, पंजाबी। अमेरिका ने चीन को घेरने के लिए किस चीन के पड़ोसी देश में सैन्य अड्डा बनाने का सोचा है? फिलीपींस। चीन के पास में ही है, पहले भी बनाया था, अब और बना रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर। भारत ने किस
पड़ोसी समुद्री देश हिंद महासागर के द्वीप समूह के साथ समुद्री सुरक्षा, तो ये सेशल्स। भाई भारत का एक पड़ोसी तो वो मालदीव है ही, एक ही और है पड़ोसी समुद्री देश है ये, इसके साथ समुद्री सुरक्षा के लिए समझौता किया तो सेशल्स याद रखना। यूरोपीय संघ किस वर्ष गैस और डीजल की कारों की बिक्री पर रोक लगा देगा? यूरोपीय संघ EU, यानी यूरोप के कई देशों का समूह बना हुआ है। कितने सदस्य है इसमें आप बताना। नाटो में तो देखो 31 है, अभी 31वां फिनलैंड बना है, मैंने कम्युनिटी पे क्वेश्चन भी पूछा था। EU में कितने आप कमेंट करके बताना। तो इसने कहा है कि 2035 के बाद कोई भी डीजल की और ये पेट्रोल की कार नहीं बनेगी, यानी 12 साल और मान लो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा। तुर्की में भूकंप आया तो भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन दोस्त, जहां आपने भेजे थे अपने सैनिक। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। भारत ने किस पड़ोसी देश को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 50 बसों की आपूर्ति की? तो अभी श्रीलंका भारत के साथ ही लगभग आज़ाद हुआ था, 48 में हुआ था, तो श्रीलंका को। किस देश ने भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा को मान्यता दी है? मैकमोहन रेखा तो है ही है, अभी पुनः मान्यता दी है। और इससे क्या है, अरुणाचल प्रदेश पर चीन जो दावा करता है ना उसके कुछ हिस्सों पर, वो खारिज हो जाते हैं। तो अमेरिका ने कहा कि भाई मैकमोहन जो वो सही है, ठीक है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जहाँ अभी विस्फोट हुआ? यानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो जावा, इंडोनेशिया में से कई ज्वालामुखी है जहाँ पे कभी न कभी कहीं ना कहीं विस्फोट हो जाता है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, मगर अब वो क्या है, समुद्र में डूब सकती है, डूब रही है। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का पानी का इस तरह ना ऊपर बढ़ रहा है। तो वो नई राजधानी कहाँ बना रहा है? तो नई होगी बोर्नियो। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अभी पुनः बन गए, कौन सा कार्यकाल? तीसरा। अमेरिका की एक रिसर्च फोरम है ओपन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसने एक नया रोबोट, चैट रोबोट जरूरी नहीं कि वो चलने वाला ही हो, मोबाइल के अंदर भी जो काम होता है ना वो भी रोबोट करते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं, कई बार ऑटोमेटिक जवाब आता है, तो वो भी एक तरह से रोबोट टाइप का काम हो गया। तो इसमें क्या है कि जैसे आप कुछ भी लिखेंगे तो उसके बारे में जो है ना इमेज और टेक्स्ट, उसको समझ कर ये जवाब देगा। मतलब चैट हो गया एक तरह से, MS वर्ड का है शायद ये, चैट GPT-4 ये नाम है इसका, चैट GPT-4। ईरान में पहली बार किस स्थान पर लिथियम, जिससे बैटरी भी बनती है ना मोबाइल वगैरह की, उसके विशाल, तो हमीदान शहर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस वीडियो क्लास में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो हमने देखा। इसी तरीके से हम अगले जो 5-6 क्लासेज है उसमें राष्ट्रीय, फिर राजस्थान का, फिर अन्य जो घटनाक्रम है खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पुरस्कार आदि को हम देखेंगे। क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। और PDF आपको यस गुरु एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जहाँ पर आपको कुछ टेस्ट सीरीज, कोर्सेज भी मिलेंगे आपको। और इस चैनल पे आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।